हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाला है उससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं रैखिक रूपांतरण की परासमष्टि। रेंज स्पेस क्या होता है? रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की परासमष्टि क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको याद भी करनी है। तो देखो परिभाषा पढ़ते हैं कि माना वी एफ और वी डैश एफ दो सदिश समष्टियां हैं, तब एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा डिफाइन है टी वी से वी डैश में। ठीक है, एक रैखिक रूपांतरण कहलाता है यदि, ये आपका क्या कहलाता है? रैखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है यदि तब टी के अंतर्गत वी का जो भी प्रतिबिंब होगा, वी का जो प्रतिबिंब समुच्चय होगा वो प्रतिबिंब समुच्चय आपका क्या कहलाता है? परास कहलाता है। मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी डैश में, ये आपका वी और ये आपका वी डैश, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है टी। यहाँ पे मान लो अल्फा है, यहाँ पे मान लो बीटा है, तो ये आपका आ जाएगा एफ अल्फा और ये एफ बीटा। तो आपकी रेंज स्पेस में कौन से अवयव आ जाएंगे? रेंज स्पेस में आ जाएगा आपके एफ अल्फा एफ बीटा। तो रेंज स्पेस में आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो वी है, ये वाला जो वी है उसका जो प्रतिबिंब समुच्चय है वी डैश है, और वी डैश के जो अवयव होते हैं प्रतिबिंब समुच्चय, ये आपका क्या कहलाता है? टी का परास कहलाता है। इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर टी बराबर क्या होता है? आर टी बराबर होता है टी अल्फा, और अल्फा किससे बिलोंग करेगा? वी से बिलोंग करेगा। आगे समझ में परिभाषा कि जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उन सब भी प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होता है वही आपका रेंज स्पेस में आता है। और रेंज स्पेस जो होता है वो वी डैश का क्या होता है? सबसेट होता है ना। रेंज स्पेस होगा वी 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 डैश का सब स्पेस। अब देखो, अब इसके बाद में एक थ्योरम आती है जो 2019 में आपकी थ्योरम आ चुकी है। यदि टी है वो सदिश समष्टि वी से वी डैश एफ में एक रैखिक रूपांतरण है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो टी की जो परास है वो वी डैश एफ की एक उपसमष्टि होती है। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो करते हैं प्रूफ। तो देखो प्रूफ, क्या प्रूफ है इसका? सबसे पहले माना टी का परास आर टी है। टी का परास क्या है? आर टी है। तब आर टी बराबर क्या डेफिनेशन होती है परास समष्टि की? टी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू टी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो टी अल्फा मान लिया मैंने, अब टी अल्फा के स्थान पर मैंने क्या मान लिया? बीटा, और बीटा बिलोंग्स टू वी डैश। तो यहां से लिखेंगे टी इनवर्स बीटा किससे बिलोंग करेगा? वी से बिलोंग करेगा। यहां तक क्लियर है? तो यहां से अपने को पता चल गया कि आर टी जो है वो वी डैश का सबसेट होता है। इसका मतलब आर टी है वो नॉट इक्वल टू 5। क्लियरली आर टी जो है वो सबसेट होता है वी डैश का, एंड आर टी है वो खाली सेट नहीं है, इसमें कोई ना कोई अवयव आएगा ही आएगा। कौन से अवयव आएंगे? जो भी इमेज बनेंगे, जो भी अल्फा वी से बिलोंग करेंगे, उन सभी जो इमेज है उनका समुच्चय क्या कहलाता है? आपका परास कहलाता है। अब देखो आगे, माना लेट बीटा 1 बीटा 2 बिलोंग्स टू आर टी। आर टी से हमने क्या ले लिया? दो अवयव ले लिए जिसको सब स्पेस सिद्ध करना है। तो यहां देखो समझना कि जिसको सब स्पेस सिद्ध करना होता है ना, तो सब स्पेस कैसे सिद्ध करेंगे? बीटा 1 बीटा 2 ले लिया हमने आर टी से, ठीक है। तब अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू वी ऐसे विद्यमान होंगे ताकि ताकि टी अल्फा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा 1।
एंड टी अल्फा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा टू। देखो ये तो आपका हो गया v और ये आपको आर टी का मान लिया समुच्चय, ठीक है। तो अल्फा वन अल्फा टू इनकी इमेज कहाँ पे जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया, और इनकी इमेज कहाँ पे है, बीटा वन और बीटा टू। तो बीटा वन बीटा टू तो ले लिया हमने किससे, आर टी से ले लिया, और अल्फा वन अल्फा टू ले लिया हमने किससे, वी से ले लिया। अल्फा वन अल्फा टू किसे ले लिया हमने, इसे ले लिया। लेकिन अब आपको देखो क्या दे रखा है कि वी एफ एक सदिश समष्टि है। बीटा टू, ठीक है। परंतु वी एफ क्या दे रखी है, सदिश समष्टि है। वी एफ क्या दे रखी है आपको, सदिश समष्टि दे रखी है। तो वी एफ जब सदिश समष्टि दे रखी है आपको, तो अतः हम क्या कर सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू वी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। देयर इंप्लाइज दैट ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू बिलोंग्स टू वी। भाई सदिश समष्टि क्या परिभाषा होती है कि अल्फा वन अल्फा टू यदि बी से बिलोंग करेगा और ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ है, तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू बिलोंग्स टू वी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इनकी इमेज देते हैं, ए अल्फा वन बी अल्फा टू बिलोंग्स टू वी, और टी आपको क्या दे रखी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। वी से वी एफ में क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो जो इसकी इमेज होगी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू है, इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, आर टी में जाएगी ना। हमने वी लिख दिया क्योंकि इमेज स्पेस क्या है इसका, आर टी है। तो यहां से देखो टी क्या दे रखा है आपको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। टी रैखिक रूपांतरण है, और रैखिक रूपांतरण है इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये टी अल्फा वन प्लस बी टी अल्फा टू बिलोंग्स टू आर टी। तो यहां से क्या हो जाएगा अपना, देखो आगे टी अल्फा के टी अल्फा वन क्या है, बीटा वन प्लस बी बीटा टू। बी बीटा टू बिलोंग्स टू आर टी, ठीक है। अतः ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू आर टी फॉर ऑल बीटा वन बीटा टू बिलोंग्स टू आर टी तथा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट आर टी वी डैश की क्या है, एक उपसमष्टि है। ये अपने को सिद्ध करना था, उपसमष्टि। दोबारा देख लो इस थ्योरम को कैसे हमें करना था, एक बार वापस से समझा देता हूँ मैं आपको इस थ्योरम को। ये कह रहा है कि V से V डैश एफ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको जो T की परास है, T की परास को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, RT। इसको बताना था VF की V डैश एफ की उपसमष्टि। देखो यहाँ समझो, V डैश की क्या दिखाना था आपको, उपसमष्टि दिखाना था। क्या दिखाना था, उपसमष्टि दिखाना था। तो हमने क्या किया, कैसे हमने इसको दिखाया, तो हमने क्या किया कि दो अवयव यहाँ से ले लिया, बीटा वन बीटा टू हमने क्या ले लिया, RT से ले लिया, और अल्फा वन अल्फा टू किसे ले लिया, वी से ले लिया। जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, बीटा वन बीटा टू बिलोंग्स टू आर टी, और अल्फा वन अल्फा टू ले लिया हमने वी से। ऐसे विद्यमान होंगे ताकि टी अल्फा वन की इमेज तो कहाँ पे आएगी, बीटा वन पर, और टी अल्फा टू की इमेज कहाँ पे आएगी, बीटा टू पर। लेकिन आपको वी एफ क्या दे रखी है, सदिश समष्टि दे रखी है। तो वी एफ जब सदिश समष्टि दे रखी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू वी, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू
बिलोंग्स टू वी। लेकिन जब इसकी इमेज लेंगे भाई ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 तो बिलोंग्स टू वी है, लेकिन जब इसकी इमेज लेंगे ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 तो ये किससे बिलोंग करेगा, आर टी से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे देखो जब इसको टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखा है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कंडीशन होती है, इन सबको अलग अलग कर सकते हैं, ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2, और टी अल्फा 1 की जगह क्या लिख सकते हो बीटा 1, और टी अल्फा 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हो बीटा 2। तो ये आ जाएगा ए, अतः ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू आर टी, जहाँ पे बी और बीटा 1 बीटा 2 तो किससे बिलोंग करेगा, आर टी से, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर देंगे। अब इसके बाद में आती है परिभाषा। तो यहां से हम कर देंगे सिद्ध, ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में परिभाषा आती है रैखिक रूपांतरण की कोटि तथा शून्यता। रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम रैंक की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद में इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंक 40। ये आपके एग्जांपल्स में क्लियर होंगे, लेकिन परिभाषा लिख लेते हैं, एग्जाम में एक परिभाषा पूछी जाती है। माना टी सदिश समष्टि माना टी सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में परिभाषित वी से वी डैश एफ में परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण है। एक क्या है, रैखिक रूपांतरण है। टी सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में परिभाषित एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां वी एफ परिमित वी में समष्टि है। परिमित वी में समष्टि का मतलब क्या होता है, इसकी जो परिमित वी में समष्टि है मतलब डायमेंशन क्या है इसकी, फाइनाइट है, समष्टि है, तब टी के परास की विमा जो होती है उसको ही क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। तब टी के परास की विमा टी की कोटि कहलाती है। इसे रो ऑफ टी से व्यक्त किया जाता है। रो ऑफ टी से व्यक्त किया जाता है। अतः टी की कोटि बराबर रो ऑफ टी, इसका मतलब होता है डायमेंशंस ऑफ आरटी। आरटी की जो डायमेंशंस है वही। दोबारा देखो क्या डेफिनेशन है, ये कह रहा है कि जो टी सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में परिभाषित एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जहां वी एफ क्या है, परिमित वी में समष्टि है, तब टी का जो परास है, टी का परास का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जो रेंज है, उस रेंज की जो डायमेंशन होगी वही रेंज की डायमेंशन क्या कहलाती है, आपकी कोटि कहलाती है। और कोटि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो ऑफ टी से व्यक्त करते हैं। तो टी की कोटि है रो ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ आर टी। ये आपको एग्जांपल्स में अच्छे से क्लियर होगा। जब हम इसके एग्जांपल करेंगे तब आपको कोटि और शून्यता का क्वेश्चन आएगा, तो उसको और अच्छे से आपको समझा देंगे। अभी आप डेफिनेशन देख लो। इसके बाद में रैंक की कोटि हो गई, और उसके बाद में नलिटी शून्यता। नलिटी शून्यता
शून्यता की क्या परिभाषा होती है? माना टी सदिश समष्टि, माना टी सदिश समष्टि वी डैश एफ में परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण है। जहां वी एफ परिमित वी में समष्टि है। परिमित वी में समष्टि है। तब टी के शून्य समष्टि की विमा शून्य समष्टि की विमा टी की शून्यता कहलाती है, जिसे सिग्मा ऑफ टी से व्यक्त करते हैं। अर्थात टी की शून्यता बराबर क्या होगा? सिग्मा ऑफ टी या डायमेंशंस ऑफ एन टी। डायमेंशंस ऑफ एन टी तो होती है नलिटी, और डायमेंशंस ऑफ आर टी होता है आपके पास रैंक। ये रैंक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वही आपकी क्या कह रहा है कि जो शून्य समष्टि होगा ना, शून्य समष्टि, उस शून्य समष्टि की जो विमा होगी ना, उसको ही अपन क्या कहेंगे? शून्यता कहेंगे, और जिसे सिग्मा ऑफ टी से व्यक्त करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें टी के परास की जो विमा होगी वो तो रैंक कहलाएगी, और टी के शून्य समष्टि की विमा है वो आपकी शून्यता कहलाएगी। उसे रो ऑफ टी से व्यक्त करेंगे, इसको सिग्मा ऑफ टी से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे टी की कोटि क्या हो जाएगी? रो ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आर टी, और टी की शून्यता होगी सिग्मा टी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एन टी। ठीक है। अब इसके बाद में देखो आता है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम आती है सिल्वेस्टर का लॉ। इसको और करते हैं। इसके बाद में आता है सिल्वेस्टर का लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है 2016 में, और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिल्वेस्टर का शून्यता नियम। सिल्वेस्टर का शून्यता शून्य नियम। सिल्वेस्टर का शून्यता नियम। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे कि सिल्वेस्टर का शून्यता नियम का स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूव करो। तो आपको स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और आपका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपका कथन लिखता हूं और फिर आपका प्रूफ बताता हूं। इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा हुआ है। यदि टी सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में परिभाषित वी डैश एफ से वी डैश एफ में परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण है। एक रैखिक रूपांतरण है जहां वी एफ परिमित वी में है। तो रैंक ऑफ टी जो आपकी कोटि है प्लस नलिटी जो शून्यता है, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू होता है डायमेंशंस ऑफ वी। अब यहां समझना, देखो क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वी से वी डैश में। तो पहले तो इसकी क्या निकालो, रैंक निकालो, फिर इसकी क्या निकालो, नलिटी निकालो,
और उन दोनों का टोटल जो आएगा रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू ये जो V होता है ना वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशंस ऑफ V के बराबर होता है। ये आपकी होता है सिल्वेस्टर का शून्यता नियम। वापस बताऊंगा, सिल्वेस्टर का शून्यता नियम आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछेंगे कि सिल्वेस्टर का शून्यता का नियम लिखो। हो सकता है कि आपके 1 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल्वेस्टर का शून्यता नियम क्या होता है। तो सिल्वेस्टर का शून्यता नियम ये कहता है कि रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V होता है, इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V होता है। तो आपको लिखना क्या है, लिखना कुछ नहीं है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से लेकर कहां तक, V से लेकर V डैश है में, क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां VF क्या है परिमित V में समष्टि है। तो पहले इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या निकालो, रैंक निकालो, फिर नलिटी निकालो। तो इन दोनों का सम करो, रैंक प्लस नलिटी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशंस ऑफ ये V होता है ना इसके डायमेंशंस के बराबर होता है, डायमेंशंस ऑफ V के बराबर होता है। रैंक प्लस नलिटी किसके बराबर होता है, डायमेंशंस ऑफ V के बराबर होता है। यही आपका क्या होता है सिल्वेस्टर का नियम होता है। तो सिल्वेस्टर का शून्यता नियम आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब अपन इसको करते हैं प्रूफ। तो देखो एग्जाम में प्रूफ पूछा हुआ है, 2016 में भी पूछा हुआ है, एक बार कौन सी ईयर में पूछा हुआ है वो भी पूछा हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद में इसके एग्जाम्पल बचेंगे और इसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो क्या इसका प्रूफ है, वो प्रूफ हम लिखते हैं। तो देखो माना, प्रूफ लिखते हैं। माना पहले तो जो दिया हुआ है उसको एक फॉर्मेट बनाते हैं। माना VF n परिमित V में सदिश समष्टि है, n परिमित V में सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है तथा R तथा K क्रमशः, R को मैंने मान लिया रैंक, क्रमशः T के परास तथा अष्टि मान लिया। ये R तो आपके पास क्या है रेंज है, और ये K आपके पास है अष्टि, परास तथा अष्टि है। ठीक है, अब क्या करेंगे, R से V अपॉन K पर एक फलन डिफाइन करेंगे, V में एक प्रतिचित्रण डिफाइन करेंगे, एक प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। और मैंने आपको कहा कि जब भी अपन प्रतिचित्रण बनाते हैं ना तो उसको पहले वेल डिफाइन बताना होता है, फिर 1 बताना होता है, फिर ऑन 2 बताना होता है, और फिर उसके बाद में क्या बताना होता है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। तो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया फाई R से V अपॉन K में, such that निम्न प्रकार परिभाषित है। परिभाषित है फाई R से V अपॉन K सच दैट। अब देखो R का मतलब क्या है, रेंज है। तो रेंज में आपको पता है कि किस प्रकार के अवयव होते हैं। अरे भाई आपको अवयव पता लगाना जरूरी है, आपको ये मैपिंग है ना करनी आनी चाहिए। R का मतलब क्या है, रेंज है, रेंज स्पेस। तो रेंज में अवयव किस प्रकार के होते हैं, रेंज ये तो होता है, ये वाला जो रेंज होता है ना, यदि यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अवयव क्या होगा एफ अल्फा, यदि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टी हो तो यहाँ पे टी अल्फा हो जाएगा। तो आर में तो अवयव क्या होगा फाई टी अल्फा टाइप के अवयव होंगे, और वी अपॉन के में अवयव किस प्रकार के होंगे बताओ,
मैंने आपको बताया भी था एक पिछले थ्योरम में, वी अपॉन के में अल्फा के प्लस अल्फा टाइप के अवयव होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे के प्लस अल्फा। ये आपको आना चाहिए, देखो भाई ये आएगा तभी तो आप कर पाओगे आगे, क्योंकि डिफाइन करना ही नहीं आया ना आपको, तो फिर कोई मतलब नहीं है, रट के जाने से कोई मतलब नहीं है, रट के कितने के जाओगे। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। अब देखो क्या सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि अब आपको इसको वेल डिफाइन बता भी सकते हो या डायरेक्ट आप 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब सिद्ध करना है कि फाई एक तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है, और इसके लिए सिद्ध करना है कि अब देखो इसके लिए आपको क्या क्या सिद्ध करना है ये भी पता है कि तुल्यकारिता जब भी हम आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म में 3 बातें सिद्ध करनी होती है, 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाई इज 1 1, दूसरी कंडीशन फाई इज ऑन टू, तीसरी कंडीशन फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो पहला पॉइंट सिद्ध करते हैं, फाई इज 1 1। 1 1 के लिए आपको पता है कि दो अवयव की इमेज बराबर मान के चलते हैं और उन दोनों अवयव को अपन क्या करते हैं, बराबर प्रूव करते हैं। तो लेट टी अल्फा और टी बीटा बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, जहां अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, ये आर टी से ध्यान रखना, ये आर से वो से मैं समझ लेना। तब फाई टी अल्फा इक्वल टू क्या मान के चल रहे हैं, फाई टी बीटा, ये मान के चलेंगे, यहां से टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा सिद्ध कर देंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, फाई टी अल्फा इक्वल टू फाई टी बीटा। अब आपके पास देखो फाई टी अल्फा किस प्रकार से डिफाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन है ना फाई आर से लेकर वी अपॉन के में डिफाइन है। तो यहाँ पे देखो फाई टी अल्फा कैसे डिफाइन है, के प्लस अल्फा, तो यहाँ लिख दो, देखो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, के प्लस अल्फा इक्वल टू के प्लस बीटा। मैंने आपको बताया था कि के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा यदि दोनों बराबर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, के प्लस अल्फा माइनस बीटा। के प्लस अल्फा इक्वल टू के प्लस बीटा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो बताओ, यदि के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा यदि दोनों बराबर है, यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा। यही तो बताया था मैंने, एच प्लस अल्फा एच प्लस बीटा, ये प्रॉपर्टीज बताई थी ना, एच प्लस अल्फा एच प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू एच, ये दोनों तरफ से प्रूफ होती है। तो ये आपका हो गया अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के। अब आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा वो के से बिलोंग कर रहा है, और के यहाँ पे क्या है, कर्नल है, कर्नल मतलब अष्टी। अष्टी की परिभाषा क्या होती है, कर्नल की ये परिभाषा होती है कि अल्फा के वो वी से वो सारे अल्फा जिनकी इमेज कहाँ पे जाती है, 0 डैश पर, और 0 डैश क्या होता है, वी डैश पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या दे रखा है, वी अपॉन के, और वी अपॉन के का तत्समक अवयव क्या होता है, के। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस बीटा यदि के से बिलोंग कर रहा है तो इसकी इमेज कहां पे जाएगी, टी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू इमेज आएगी आपकी किस पर, 0 पर, जहां 0 वी डैश का शून्य अवयव है, शून्य अवयव है। तो यहां से क्या हो गया, टी आपको क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां से लिख देंगे टी अल्फा माइनस टी बीटा इक्वल टू 0, तो यहां से हो गया टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा, टी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, टी बीटा। क्योंकि जो टी का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहां से कहां तक डिफाइन है, इस चीज का मीनिंग समझा क्या,
देखो टी है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, वी से वी डैश में है, तो इसके लिए कर्नल की परिभाषा बनाएंगे, तो कर्नल टी की परिभाषा क्या हो जाएगी, अल्फा बिलोंग्स टू वी, और टी अल्फा की इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश में आएगी। तो यही तो लिखा है हमने। और फिर टी को क्या बता दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपकी कंडीशन होगी 1 1। फाइव इज 1 1। दूसरी कंडीशन फाइव इज ऑन टू। फाइव इज ऑन टू के लिए तो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे प्रूव करना है। लेट के प्लस अल्फा टाइप के अवयव मानना है वी अपॉन के, तब टी अल्फा बिलोंग्स टू आर टी ऐसा विद्यमान होगा ताकि फाइव टी अल्फा इक्वल टू के प्लस अल्फा। ये आपका ऑन टू हो गया। ऑन टू के लिए तो आपको पता है कैसे कैसे डिफाइन करना है। ऑन टू में क्या होता है कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर से वी अपॉन के में डिफाइन है, तो वी अपॉन के का एक अवयव लेना है, उसके लिए आर के अवयव दिखाना है, तो ये हमने दिखा दिया आर का एक अवयव। तो यहां से हो जाएगा, अतः वी अपॉन के प्रत्येक अवयव आर में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहां से फाइव क्या हो गया, ऑन टू हो गया। आ गया समझ में, ऑन टू। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तीसरी कंडीशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है आपको पता है, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ तथा टी अल्फा टी बीटा बिलोंग्स टू आर टी। तो निकाल दो, फाइव ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा फाइव, इसको क्या लिख सकते हो, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो टी क्या दे रखा है, रेखिक दे रखा है, टी रेखिक रूपांतरण है, टी क्या दे रखा है, रेखिक रूपांतरण। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिख सकते हो आप, के प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा। क्यों, क्योंकि कैसे डिफाइन है, फाइव की डेफिनेशन यूज किया ना। फाइव कैसे डिफाइन है आपका, आर से वी अपॉन के में डिफाइन, और फाइव किस प्रकार से डिफाइन है, फाइव टी अल्फा इक्वल टू क्या है, फाइव टी अल्फा इक्वल टू कैसे डिफाइन है आपके पास, के प्लस अल्फा। ये डेफिनेशन हमने लगा दी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे, के प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं, के प्लस ए अल्फा प्लस के प्लस बी बीटा। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमें आगे से यहाँ आ जाएगा के प्लस अल्फा, ये वही तो सेम टू सेम बन गया, के प्लस बीटा, ऐसे से हमने क्या दिया ना इक्वेशन। तो ये तो हो गया ए फाइव टी अल्फा
और ये हो गया फाई बी फाई टी बीटा। तो यहाँ पे फाई क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आपको पता है, के प्लस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, फाई टी अल्फा, और के प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, फाई टी बीटा। अब ये तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, 1 1 बता दिया, ऑन टू बता दिया। अब यहाँ देखो फाई है वो आर से वी अपॉन के में क्या है, तुल्यकारिता है। वी अपॉन के पर क्या है, तुल्यकारिता है। तुल्यकारिता का मतलब होता है कि आर और वी अपॉन के ग्रुप एक ही बन जाएगा। इसका मतलब आर आइसोमॉर्फिक वी अपॉन के। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशंस ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ वी अपॉन की। देखो तुल्यकारिता का मतलब क्या होता है कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसके मतलब इसकी जो डायमेंशंस होगी वो और वी अपॉन के की जो डायमेंशंस होगी वो दोनों बराबर होगी। अपन जानते हैं कि डायमेंशंस ऑफ आर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डायमेंशंस ऑफ वी माइनस डायमेंशंस ऑफ के। ये एक गुणधर्म होता है, जो आपको वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, इसलिए गुणधर्म है ये। तो गुणधर्म क्या होता है, ये होता है डायमेंशंस ऑफ वी अपॉन के की डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ वी माइनस डायमेंशंस ऑफ के, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ आर इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ आर प्लस डायमेंशंस ऑफ के इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी। इसका मीनिंग क्या हुआ, डायमेंशंस ऑफ आर का मतलब क्या होता है, आर टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई रैंक ऑफ टी। और कर्नल की जो डायमेंशंस होती है उसको कहते हैं नलिटी। और ये आपकी डायमेंशंस ऑफ बी, यही आपका सिल्वेस्टर का शून्यता नियम होता है। दोबारा देख लो यहाँ से, सबसे पहले हमने तुल्यकारिता सिद्ध कर दी, किसमें आर से लेकर वी अपॉन के में क्या कर दिया, तुल्यकारी। इसका मतलब ये हुआ कि आर और वी अपॉन के है वो दोनों सेट क्या है, एक है, और दोनों एक है। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ आर है वो डायमेंशंस ऑफ वी अपॉन के बराबर है। भाई जो आर की जो डायमेंशन, यहाँ पे आर वैसे मत समझना आर टी के बारे में बात कर रहे हैं हम, परास की बात कर रहे हैं, परास की। तो डायमेंशंस ऑफ आर है वो किसके बराबर है, डायमेंशंस ऑफ वी अपॉन के। तो यहाँ से डायमेंशंस ऑफ आर, डायमेंशंस ऑफ वी अपॉन के का क्या फॉर्मूला है, डायमेंशन से वी माइनस डायमेंशंस ऑफ के, डायमेंशन के को इधर ले आए तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ वी के बराबर। यहाँ पे देखो डायमेंशंस ऑफ जो आर है ना, ये अपन रैंक की बात कर रहे होते हैं, रैंक ऑफ टी है ये। और डायमेंशंस ऑफ कर्नल जो होती है, कर्नल का मतलब क्या होती है, एस टी। तो उसकी जो डायमेंशंस होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना दो चीजें। तो आपको यहां से क्या हो गया, रैंक प्लस नलिटी, रैंक प्लस नलिटी किसके बराबर हो गई, डायमेंशंस ऑफ वी के बराबर। और यही आपका क्या होता है, सिल्वेस्टर लॉ होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से इसको याद कर लेना। अब इसके एग्जाम्पल बच गए, वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।